हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्निंग में। आज हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक यानी कि ऊष्मागतिक के नियम को जानेंगे। आज हम लोग जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ को जानेंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ सभी को समझ में आ जाता है, लेकिन थर्ड लॉ एंड सेकेंड लॉ में काफ़ी परेशानी होती है। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, स्पेशली थोड़ा डिटेल्स में, एंड जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ को भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं जीरोथ लॉ। इसे शून्यवा नियम कहते हैं हिंदी में। इफ़ two systems are in thermal equilibrium separately with a third system, they must be in thermal equilibrium with each other। कहने का मतलब हिंदी में देखते हैं क्या, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य में है तो वे आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। ठीक है। इसका कहने का मतलब कि अगर दो सिस्टम, जैसे कि अगर कोई है, एक नॉर्मली एक छोटा सा ग्राफ के थ्रू हम समझाते हैं, ग्राफ तो नहीं कह सकते उसे, एक डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं उसे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक है ब्लू, ये जो लाइनिंग है ब्लू में, और ये ग्रीन है। ठीक है। तो ग्रीन वाला जो है इंसुलेटर मतलब सुचालक है, और ब्लू वाला जो है रुद्ध दोषम दीवार है। मतलब कहने का मतलब कि एक्स और वाई इसमें से इसमें नहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, नहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन यहाँ वाई से जेड में जा सकता है और एक्स में से जेड में जा सकता है, लेकिन एक्स से वाई में ये नहीं जा सकता है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये कुचालक है और ग्रीन वाला जो लाइन है वो सुचालक है। तो ये आप लोग समझ गए कि एक्स से जेड में जा सकता है, वाई से जेड में जा सकता है, लेकिन एक्स से वाई में नहीं जा सकता है। तो आइए बैक हम लोग देखते हैं, इसका डेफिनेशन में समझते हैं क्या कहना था। ठीक है। देखिए डेफिनेशन में क्या कहा गया है। इफ़ टू सिस्टम आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब जो एक्स और वाई थे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेटली विथ अ थर्ड सिस्टम, दोनों मतलब जो जेड सिस्टम है उसके साथ वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, मतलब एक्स जेड के साथ, वाई जेड के साथ, दोनों एक्स और वाई दोनों जेड के साथ है, पर एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। उसे ही हिंदी में यहाँ लिखा गया है। हिंदी में देखिए, यदि दो निकाय मतलब दो सिस्टम किसी तीसरे निकाय के साथ यानी थर्ड सिस्टम के साथ अलग अलग तापीय साम्य यानी थर्मल, तापीय का कहने का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वे वापस में भी तापीय साम्य यानी वो वापस आपस में भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। वही कहा गया है कि इफ़ टू सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम सेपरेटली विथ अ थर्ड सिस्टम दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, दोनों आपस में भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ यानी प्रथम नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ को हम लोग जानेंगे। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इसे कहते हैं। हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि लॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन किस लॉ को कहा जाता है, तो हम लोग का वो होगा फर्स्ट लॉ। ठीक है। अब ये क्या कहा गया है उसे देखते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, कहने का मतलब एनर्जी ना ही तो क्रिएट हो सकता है और ना ही उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कहने का मतलब कि ये हमेशा कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ना ही तो इसको बनाया जा सकता है और ना ही इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इसे बस कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरे फॉर्म में। ठीक है। अब हम लोग हिंदी में देखते हैं कि क्या है।
ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक तरह की ऊर्जा से दूसरी तरह की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वही इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है कि इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब दूसरी तरह की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है Q इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। उसी को बहुत बार कन्वर्ट करके भी दे सकता है, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ध्यान रखेंगे उस चीज़ को। तो ये आप लोग जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको ध्यान में रखेंगे, Q इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यानी द्वितीयक नियम, इसके दो कथन होते हैं, एक है कैल्विन प्लैंक्स और एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये दो साइंटिस्ट के हैं, एक कैल्विन के हैं, एक क्लॉसियस के स्टेटमेंट दिया गया है। अब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें ये है कि हम लोग देखते हैं कि कैल्विन प्लैंक ने क्या कहा। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which give 100% efficiency. They are no other effect except work. अब कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है कि कोई बनाया जा सके जैसा इंजन जो 100% वो काम करे, 100% वो वर्क में ही यूज आए। उसी को यहाँ लिखा गया है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव 100% इफिशियंसी, दे आर नो अदर इफेक्ट एक्सेप्ट वर्क। ठीक है, हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को पूरा कार्य में बदल सके। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। वो ये है कि ऐसा इंजन बनाना संभव है जो ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को पूरा कार्य में बदल सके। ठीक है, इसका सेकेंड लॉ का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी कैल्विन प्लैंक, उसका यही स्टेटमेंट है कि ऐसा इंजन हम लोग नहीं बना सकते हैं जो कि ऊष्मा को पूरा तरह से कार्य में वो बदल दे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जैसे डीजल वेजल हम लोग चलाते हैं तो उसमें अगर हम लोग डालते हैं डीजल, जनरेटर चलाते हैं उसमें डीजल अगर डालते हैं तो वो कुछ यूज होता है लेकिन कुछ धुएं के रूप में उड़ जाता है। तो कहने का मतलब कि 100% तो यूज़ नहीं हो पाता है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच कीप 100% एफिशिएंसी। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्लॉसियस स्टेटमेंट है, उसे हम लोग देखेंगे। अब इस स्टेटमेंट को मतलब इम्पोर्टेंट समझना है और अच्छी तरह से समझना है। क्लॉसियस स्टेटमेंट में ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट ऑन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कूलर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है कि टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, ऐसा डिवाइस बनाना जो ऑपरेट करता हो ऑन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट देन ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी, यानी ठंड से गर्म की ओर। अब इसको हिंदी में अच्छी तरीके से समझेंगे। ऊष्मा का सदैव गर्म सतह से ठंडी सतह की ओर बिना किसी बाहरी सहायता की बहती है, किंतु ठंडी सतह से गर्म सतह की ओर बिना किसी बाहरी सतह के नहीं बह सकती। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आसान भाषा में सीखते हैं। जैसे अगर हम लोग गर्म पानी हम लोग लेते हैं, ठीक है, और उसको रखते हैं तो क्या होता है कि
बिना कुछ किए वो थोड़ी देर बाद अगर सिंपली अगर एक ग्लास या एक बॉटल में रख दे, तो सिंपल बॉटल में, तो क्या होगा, अगर वो गरम पानी है तो वो धीरे 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 ठंडा होते जाता है। लेकिन अगर ठंडा पानी रखा हुआ है तो क्या धीरे 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 वो गर्म हो सकता है बिना किसी बाहरी सहायता के? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, ऐसा बनाना संभव नहीं है, डिवाइस का कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो ऑपरेट करता है कि हीट फ्रॉम अ कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी, मतलब कि ठंडा से वो गर्म की ओर जो होता है वो बिना किसी बाहरी सहायता का नहीं बन सकता है। उसके लिए हम लोगों को हीट देना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट हम लास्ट एक और बार रिपीट कर रहे हैं। सपोज ये डेफिनेशन आप लोग भूल जाइए। ठीक है, डेफिनेशन भूल जाइए और सिंपल ये याद रखना है कि अगर सिंपल एक बॉटल समझिए, ये बॉटल है जिसमें कि वाटर है, हाँ वाटर है, ये इसमें गरम पानी रखा हुआ है, ये हॉट रखा हुआ है। ठीक है, हॉट वाटर रखा हुआ है, तो इसमें से धीरे 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 धुआं उड़ते उड़ते क्या होगा कि ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा कि अगर हम इसमें ये वाटर रखे हुए हैं, ये हम रखे हुए हैं कोल्ड वाटर, कोल्ड, तो क्या ये हीट में हॉट में ट्रांसफ़र हो सकता है बिना किसी बाहरी सहायता का? नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि बिना किसी बाहरी सहायता का ये नहीं हो सकता। ठीक है, यही एक सिंपल लैंग्वेज में से समझिए कि क्लॉसियस स्टेटमेंट केवल आप कुछ नहीं याद रखना है, बस एक पानी का एग्जाम्पल लीजिए जिसको आप ग्लास में रखे हो, बॉटल में रखे हो, बस उसी को ध्यान में रख करके क्लॉसियस स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ यानी तृतीय नियम। थर्ड लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 टाइप के इम्पॉर्टेंट चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंट्रोपी, परफेक्ट क्रिस्टल। अब हम लोग समझेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है। बारी बारी से हम लोग इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से कैसे समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये क्या है, इसे समझेंगे। ठीक है, सपोज एक टैब है जिसमें कि हम लोग मॉलिक्यूल रखे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल है ये। इस मॉलिक्यूल में क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। जब मॉलिक्यूल गति करता है और जैसे जैसे वो टेम्परेचर कम करते गए और एक समय के बाद, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि सारा मॉलिक्यूल गति करना बंद कर देगा। ठीक है, मीन्स एक मॉलिक्यूल भी गति नहीं करेगा, वो रुक जाएगा और वो टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर होगा -273.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। ये ट्यूब है, ये ट्यूब है। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल रखा हुआ है और इसको हम लोग मूवमेंट कर रहा है, लेकिन क्या ये हर टाइम मूवमेंट करते रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हर टाइम मूवमेंट नहीं करेगा। जब मॉलिक्यूल गति करता है तो वो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो उसका मतलब टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो ये मॉलिक्यूल जो है वो गति करना यानी मूवमेंट करना बंद कर देगा और एकदम रुक जाएगा। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा? वो जो टेम्परेचर होगा -273.5, इसको हम फिर से लिखते हैं। ठीक है,
इसे हम फिर से रिपीट करते हैं, जैसे थोड़ा सा इशू हो गया था, ठीक है, उसको आप लोग मैनेज कर लेंगे। हाँ, तो हम बता रहे थे कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर आकर के ये जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल रुक जाता है, तो वो टेम्परेचर है -273 डिग्री, सॉरी 273, एक मिनट फिर से हम इसको ये करते हैं, -273.5 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस ये है। तो कहने का मतलब कि एक ये टेम्परेचर जो होगा -273.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ये 0 केल्विन के बराबर होता है, ये 0 केल्विन के बराबर होता है। कौन? -273 डिग्री 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये 0 केल्विन के बराबर होता है। इसे ही शून्य ताप कहते हैं, ठीक है, आप लोग को क्लियर हुआ होगा। हम एक और बार रिपीट करते हैं, बार बार हम रिपीट करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसे समझिए, सपोज हमको कुछ नहीं आता है, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि एक ट्यूब में मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को हीट देते हैं और ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है और हम बिल्कुल साइड हो जाते हैं। तो क्या ये जो मॉलिक्यूल है हमेशा मूवमेंट करते रहेगा? नहीं, ये मॉलिक्यूल हमेशा मूवमेंट नहीं करेगा। क्या होगा कि ये मूवमेंट करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे रुक जाएगा, और वो जो टेम्परेचर होगा वो -273.5 डिग्री सेल्सियस होगा, जो 0 केल्विन के बराबर होता है, और उसे ही शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, ठीक है। थर्ड लॉ को समझने के लिए ये 3 चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है। सेकेंड जो है वो इंट्रॉपी है, इंट्रॉपी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब ये क्या है इंट्रॉपी? ये जो इंट्रॉपी है इसे समझेंगे, इंट्रॉपी क्या होता है। देखिए इंट्रॉपी क्या है, हमारे पास वैसा एनर्जी जो काम के लायक नहीं है उसे ही इंट्रॉपी कहते हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं, हमारे पास वैसा एनर्जी जो काम के लायक नहीं है उसे ही हम लोग इंट्रॉपी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल का लेते हैं, जैसे पेट्रोल से चलता हुआ जो गाड़ी होता है उसमें क्या होता है कि पेट्रोल से तो जलकर धुआं निकल जाता है और धुआं वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो वेस्ट होता है, जो काम के लायक नहीं होता है, उसे ही इंट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का परफेक्ट क्रिस्टल। सपोज हम लोग एक परफेक्ट क्रिस्टल को समझने के लिए एक क्या ले सकते हैं, एक मतलब समझिए कि ये लकड़ी का कटिंग है, उसको ले सकते हैं। तो ये परफेक्ट क्रिस्टल किसको कहते हैं? अगर सपोज हम लोग एक आरी, आप लोग देखे होंगे, आरी से अगर काटा जाए तो क्या होगा, वो परफेक्ट कटेगा, एक शेप में कटेगा, ठीक है, शेप में कटेगा। लेकिन जब हम लोग इसको आरी का यूज़ ना करके इसको तोड़ देंगे, मतलब दोनों हाथ लगा करके तोड़ देंगे, तो जब तोड़ेंगे ना तो वहाँ पे ये जो लकड़ी है वो ऐसा टूटेगा, देखिए इस तरह का आ जाएगा। तो ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं हुआ। इससे इस तरह के जो लकड़ी कटेंगे वो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होते हैं, और इस तरह के जो लकड़ी को काटा जाता है आरी की सहायता से वो परफेक्ट क्रिस्टल होता है, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ जब हम लोग परफेक्ट शेप में काटे तो वो परफेक्ट क्रिस्टल कहलाता है। जैसे लकड़ी को आरी से काटना, और अगर उस लकड़ी को तोड़ते हैं तो वो अनपरफेक्ट क्रिस्टल कहलाता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आगे हम लोग अब थर्ड लॉ को देखिए। थर्ड लॉ कहने का मतलब है कि इट स्टेट्स दैट, अब एक मिनट हम आप लोग को बताते हैं कि वो जो थर्ड लॉ में 3 टाइप के पॉइंट थे, मतलब
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इंट्रॉपी और परफेक्ट क्रिस्टल, इन तीनों को मिला करके ही ये जो डेफिनेशन है वो बना है। क्या है? इट स्टेट्स दैट entropy of a perfect crystal approaches to zero at a absolute zero temperature। कहने का मतलब परम शून्य ताप जो 0 केल्विन पर किसी शुद्ध दोष रहित क्रिस्टलीय तत्व अथवा यौगिक की एंट्रोपी सदैव शून्य होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है उसका जो एंट्रोपी होता है वो लगभग जीरो टेम्परेचर को अप्रोच करता है। यही है इसका सीधा सा मतलब कि स्टेट दैट एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल, यानी परफेक्ट क्रिस्टल का एंट्रोपी अप्रोच करता है जीरो एट अ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। बस इसका सीधा सा मतलब यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन है जीरोथ लॉ से रिलेटेड, हम उसको आप लोग को बहुत मतलब कह सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है और इजी है। एक क्वेश्चन था तो हम इसे बता दिए। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग इसको पढ़िएगा। ऐसे हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा टेम्परेचर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो हुआ, फर्स्ट लॉ जो है वो देखिए, फर्स्ट लॉ है फर्स्ट लॉ डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी पे, इंटरनल एनर्जी पे, इंटरनल एनर्जी। और जो सेकंड लॉ है वो सेकंड जो लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये इंट्रॉपी पे, इंट्रॉपी पे डिपेंड करता है, इंट्रॉपी पे। ठीक है, ये है आप लोगों का। तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।